वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी, इससे शुरुआत करते हैं। रोड्स एंड टेक्निक ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक कोलेबरेटिव प्रोसेस है। कई सारे लोग इसमें होते हैं और मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि एक कंसेंसस या फिर जो सॉल्यूशन है उस तक पहुंचा जाए। और इस अप्रोच में लेवरेज किया जाता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव, और उससे क्या होता है कि ज़्यादा इनोवेटिव और बैलेंस आउटकम आते हैं अगर इसके मुकाबले में इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अगर हम करेंगे तो। कॉमन टेक्निक जो है उसमें हम देखें तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है, जिसमें एनकरेज किया जाता है फ्री फ्लोइंग आइडियाज़ बगैर किसी इमीडिएट क्रिटिसिज्म के, यानी कि आइडिया जैसा भी है तमाम आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है, चाहे वो आइडियाज़ ख़राब भी हों, क्योंकि उनको फिर बाद में निकाल देंगे अगर कोई ख़राब होगा। और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होती है जिसमें स्ट्रक्चर किया जाता है आइडिया जनरेशन और रैंकिंग किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए इक्वल पार्टिसिपेशन। और दूसरा जो वाइडली यूज मेथड होता है वो है डेल्फी टेक्निक, जहाँ पर एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं इनपुट अनोनिमसली तौर पर मल्टीपल राउंड्स के ऊपर ताकि रिफाइन किया जाए डिसीजंस को। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो बढ़ाती है क्रिएटिविटी को कंबाइन करते हुए वेरिड एक्सपीरियंस, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोगों के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है। सिनर्जी होती है इसमें, यानी कि एक और एक दो मिलके, दो नहीं बल्कि 3 से 4 लोगों का काम कर लेते हैं। और ये प्रेजेंट भी करती है चैलेंजेस। अब इसमें कई सारे चैलेंजेस भी देखने में आते हैं। अब जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो उसमें ग्रुप थिंक होता है, जहाँ पर डिज़ायर होती है हारमनी सप्रेस की, सोशल लूफिंग होती है जहाँ पर कुछ मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कम एफर्ट। मिटिगेट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए इन इश्यूज से लीडर्स जो एम्प्लॉय कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड फैसिलिटेशन, क्लियर एजेंडा और डिसीजन एड, जैसे कि वोटिंग सिस्टम या फिर प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हम लें तो उसमें शामिल है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम और पब्लिक पॉलिसी कमिटीज़, जहाँ पर कोलैबोरेटिव डिसीजन जो है वो तश्कील देते हैं इम्पैक्टफुल आउटकम्स। नाउ द प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स। प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स जो ये टूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ऑर्गेनाइज करने में, टास्क एलोकेट करने में, रिसोर्सेज और इन्फॉर्म चॉइसेस करने में। और जो फाउंडेशनल टूल्स एड्स हैं अगर हम देखें उनको, जैसे कि कैंट चार्ट है जो कि विजुअली तौर पर रिप्रेजेंट करता है, विजुअली तौर पर दिखाता है प्रोजेक्ट टाइपलाइंस और डिपेंडेंसीज, एनेबल करता है मैनेजर्स को कि वो ट्रैक कर सकें प्रोग्रेस और जो डेडलाइंस है उनको इफेक्टिवली। और जो दूसरा टूल है वो है पर्ट का, यानी कि प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक चार्ट, जो कि मैप आउट करता है टास्क और एस्टिमेट करता है ड्यूरेशन, आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल पाथ ताकि इंश्योर किया जाए टाइमली प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन, वक्त पे इनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन को। डिसीजन ट्रीज भी जो है वो इंटीग्रल हैं, प्रोवाइड करते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चॉइसेस की, पॉसिबल आउटकम्स और जो एसोसिएटेड रिस्क हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कि मदद करता है वैल्यूट करने में अल्टरनेटिव जो है सिस्टमेटिकली। और ये टूल्स जो है वो बढ़ाते हैं क्लैरिटी और रिड्यूस करते हैं अनसर्टेनिटी, ब्रेक करते हुए कॉम्प्लेक्स डिसीजन जो है मैनेजेबल कंपोनेंट्स के अंदर। कंस्ट्रक्शन फर्म्स जो है वो यूज़ करते हैं कैंट चार्ट ताकि स्केड्यूल कर सके एक्टिविटीज़, जबकि टेक कंपनीज जो है वो जाती हैं पर्ट चार्ट की तरफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। डिसीजन ट्रीज जो है वो वाइडली तौर पे अप्लाई किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट में, और जो कि हेल्प कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वेट दे सकें पोटेंशियल गेंस को रिस्क के मुकाबले में। इंटीग्रेट करते हुए इन एड्स को प्लानिंग प्रोसेस के अंदर मैनेजर्स जो इम्प्रूव कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन, एंटिसिपेट कर सकते हैं बॉटलनेक्स और एलोकेट कर सकते हैं जो रिसोर्स उनको एफिशिएंसी के साथ। और बेनिफिट जो है उसमें हम देखें तो उसमें शामिल हैं इम्प्रूव होना कम्युनिकेशन का स्टेक होल्डर्स के दरमियान, बेटर होना रिस्क मैनेजमेंट का, और एनहेंस होना एडेप्टेबिलिटी चेंजिंग कंडीशंस के मुताबिक। अब साइमुलेशन मॉडल की बात करें हम तो ये अलाउ करता है मैनेजर्स को अगर टेस्ट करें सिनेरियो, प्रिडिक्ट करें आउटकम्स जो है वेरिंग कंडीशन के अंडर, और जो कि पार्टिकुलरली यूज़फुल होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये एक और टेक्निक है, पावरफुल टेक्निक टूल है
एनेबल कर रहा होता है ऑप्टिमाइजेशन जो रिसोर्स एलोकेशन का सॉल्व करते हुए मैथमेटिकल टूल्स। और इसी के साथ साथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS जो है इंटीग्रेट करता है डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन ताकि असिस्ट करें मैनेजर्स को एवेल्यूएट करने में अल्टरनेटिव्स जो क्विकली और एक्यूरेटली। और ये सिस्टम अक्सर इनकॉर्पोरेट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को ताकि प्रोवाइड करें प्रोडिक्टिव इंसाइट्स और इन्हेंस करना क्वालिटी डिसीजन क्वालिटी। DSS प्लेटफॉर्म्स जैसे कि SAP और Oracle जो वाइडली अडॉप्टेड हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए। और जो एडवांटेज है एडवांस एड्स का इसमें शामिल है इम्प्रूव्ड प्रिसिशन, फास्टर डिसीजन साइकिल और एबिलिटी के हैंडल किया जाए कॉम्प्लेक्स डायनेमिक इन्वायरमेंट। और ये रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो है टेक्नोलॉजी और स्किल्ड पर्सनल में ताकि इंटरप्रेट करे रिजल्ट्स को इफेक्टिवली। नाउ द प्लानिंग फंडामेंटल्स, प्लानिंग फंक्शंस एंड बेनिफिट्स। प्लानिंग जो कोर मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें शामिल है सेट करना ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइन करना एक्शंस और एलोकेट करना रिसोर्सेज ताकि अचीव किया जाए डिज़ायर्ड आउटकम। और ये प्राइमरी फंक्शन जो है इसका उसमें हम देखें तो उसमें गोल सेटिंग है जो कि प्रोवाइड करता है डायरेक्शन और पर्पस, रिसोर्स एलोकेशन और इंश्योर करना ऑप्टिमल यूज़ जो है फाइनेंशियल, ह्यूमन और मटेरियल एसेट्स का। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट अब जो कि पार्ट एंटिसिपेट करता है पोटेंशियल चैलेंजेस और डिवाइस करता है कंटिजेंसी प्लान। प्लानिंग जो है वो उसमें वो फैसिलिटेट भी करता है कोऑर्डिनेशन जो डिपार्टमेंट्स के दरमियान अलाइन करते हुए एफर्ट जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरह। जो बेनिफिट है प्लानिंग के वो मल्टी फैसेट है क्योंकि ये बढ़ाता है एफिशिएंसी, रिड्यूस करते हुए जो वेस्ट और डुप्लीकेशन और इम्प्रूव करते हुए अडॉप्टेबिलिटी जो है प्रिपेयर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए और फोस्टर करते हुए अकाउंटेबिलिटी क्लियर परफॉर्मेंस बेंचमार्क के ज़रिए। अब जो प्लानिंग प्रोसेस एंड गोल्स लेवल है हम इसकी बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस है स्टेप्स का जिनको डिज़ाइन किया गया है ट्रांसलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल विजन जो है एक्शनेबल स्ट्रेटजीज़ में। और ये शुरुआत होती है इसके एनवायरमेंटल एनालिसिस से असिस्ट करते हुए इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, साथ में एक्सटर्नल थ्रेट्स और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। और फिर जो है वो मैनेजर्स इस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो कि स्मार्ट होते हैं, इनके स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं, किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात की जाएगी, तमाम चीज़ों के बारे में नहीं होंगे, जनरल नहीं होंगे, स्पेसिफिक होंगे, मेजरेबल होंगे, उनको मेजर कर सकते हैं, अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल हो, रिलेवेंट भी हो, इररिलेवेंट किस्म के ना हो, टाइम बाउंड हो, टाइम के एक टाइम हो। और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फॉलो करती है जहाँ पर फॉलो होती है जहाँ पर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है उनको एवेल्यूएट किया जाए जो कि बेस करें फिजिबिलिटी और अलाइनमेंट के ऊपर गोल्स के साथ। इम्प्लीमेंटेशन में शामिल है एलोकेट करना रिसोर्सेज, असाइन करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सेट करते हुए टाइमलाइन, जबकि मॉनिटर करना मॉनिटरिंग में हम देखें तो उसमें इंश्योर किया जाता है प्रोग्रेस और फैसिलिटेट करती है करेक्टिव एक्शन। और गोल लेवल जो है प्लानिंग के अंदर वो हायरार्किकल है, सेट करना गोल्स जो है डिफाइन स्ट्रेटेजिक गोल्स जो है वो डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो है कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, इनके जो सबसे ऊपर के लेवल के ऊपर, जैसे कि मार्केट एक्सपेंशन या इनोवेशन लीडरशिप है। और जो टेक्निकल गोल्स हैं वो फोकस करते हैं और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जैसे कि इम्प्रूव करना प्रोडक्शन एफिशिएंसी। और ऑपरेशनल गोल्स हल करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे कि मीटिंग करना, वीकली सेल पूरा करना, इनके जो सेल्स टारगेट है, वीकली सेल्स टारगेट है। हायरार्की इंश्योर करती है कोहेरेंस जो ऑर्गेनाइजेशनल लेयर्स के ऊपर प्रमोट करते हुए सिनर्जी और अलाइनमेंट। नाउ दी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि एम्फेसाइज करती है सेट करने के ऊपर क्लियरली म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। और प्रोसेस शुरू होता है डिफाइन करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयज़ जो है पार्टिसिपेट करते हैं गोल सेटिंग में और उसी से इंगेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी होती है। और रेगुलर प्रोग्रेस जो है रिव्यूज़ और जो परफॉर्मेंस इवेल्यूशंस होती हैं ये इंटीग्रल हैं एमबीओ के लिए यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और उसी से फिर टाइमली फीडबैक और एडजस्टमेंट होती है। और ये एडवांटेज जो है एमबीओ के उनमें हम देखें तो उसमें शामिल है क्लैरिटी का इम्प्रूव्ड होना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक्सप्लिसिटली तौर पे
बताए जाते हैं और इन्हेंस होती है मोटिवेशन, क्योंकि एम्प्लॉय अंडरस्टैंड करते हैं उनके रोल अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और जो बेटर कोऑर्डिनेशन है। एमबीओ में चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि एक्सेसिव फोकस होना, ज़्यादा फोकस होना क्वांटिटेटिव टारगेट्स के ऊपर, जो कि नज़रअंदाज कर सकता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जैसे कि इनोवेशन या फिर जो टीम वर्क होता है। और इसी के साथ साथ जो रिगिड गोल स्ट्रक्चर हैं वो बढ़ा सकता है फ्लेक्सिबिलिटी जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में। और कंपनीज जो है, कुछ बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि हिस्टोरिकली तौर पे इम्प्लीमेंट करती हैं एमबीओ ताकि हासिल कर सकें परफॉर्मेंस और इनोवेशन। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको इंटीग्रेट करना चाहिए एमबीओ जो है कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म के साथ और अडॉप्ट करते हुए गोल्स, ताकि चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक। नाउ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओवरव्यू। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है डिफाइन करने का ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, फॉर्मुलेट करना स्ट्रेटजी और इंश्योर करना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और इसकी शुरुआत होती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के साथ, जिसमें शामिल होता है एनालाइज करना इंटरनल कैपेबिलिटीज़ और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन और रेगुलेटरी चेंजेस। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फॉलो होता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है ऑब्जेक्टिव और प्लान्स प्लान डेवलप करती है ताकि अचीव करे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसलेट किया जाता है प्लान्स को एक्शन के अंदर रिसोर्स एलोकेशन के जरिए, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग और जो लीडरशिप इनिशिएटिव्स हैं। और इवेल्यूशन और कंट्रोल जो है फाइनली वो जो है उसमें इंश्योर किया जाता है कि स्ट्रेटजीज रिलेवेंट रहें और इफेक्टिवली। और इसके अलावा फीडबैक होता है ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्रिटिकल होती है नेविगेट करने के लिए अनसर्टेनिटी और जो सस्टेन करने के लिए ग्रोथ जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। पेस्टल एनालिसिस होता है इनके पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और लीगल। इसमें दो ही हैं, एक है एनवायरनमेंट और एक है इकोनॉमी का। इसके अलावा जो है शॉर्ट एनालिसिस होता है। सो टूल्स हैं ये शॉर्ट एनालिसिस हो गया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट कास्ट, पेस्टल हो गया, और पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल हो गया। ये सपोर्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड करते हुए स्ट्रक्चर्ड इनसाइट जो है एनवायरमेंटल डायनेमिक्स की। और जो बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का उसमें हम देखें तो उसमें है कि एनहेंस्ड होना, एडेप्टेबिलिटी इंप्रूव होना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अलाइनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स का लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ। Now the advanced strategy and organizational design, levels of strategies and Porter models हम देखें। स्ट्रेटजीज जो है वो ऑपरेट होती है मल्टीपल लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में। कॉर्पोरेट सबसे ऊपर, फिर बिजनेस और फिर फंक्शनल। कॉर्पोरेट लेवल है स्ट्रेटजीज डिफाइन करती हैं ओवरऑल स्कोप और डायरेक्शन। और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज का फोकस होता है कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग के ऊपर स्पेसिफिक मार्केट्स के अंदर। और फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो है वो हल करती हैं जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो देखे जाते हैं डिपार्टमेंट्स को, यानी कि और ये कि अलाइन हो वो ब्रॉडर गोल्स के साथ। और जो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल है वो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क एनालाइज करने के लिए इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि और एग्जामाइन करते हुए सप्लायर पावर, बायर पावर, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटिव राइवलरी। ये एनालिसिस हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। नाउ दी बीसीजी मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। बीसीजी जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल है जो कि कैटेगराइज करता है बिजनेस यूनिट्स या प्रोडक्ट जो कि बेस करता है मार्केट ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर्स के ऊपर। और ये डिवाइड करता है ऑफरिंग जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में। इसमें 4 चीज़ों के अंदर प्रोडक्ट्स को या बिजनेस को डिवाइड किया जाता है। एक तो स्टार एक ऐसी प्रोडक्ट या बिजनेस है जहाँ पे ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। कैश ही प्रोवाइड करती है क्योंकि इसकी ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं होती लेकिन शेयर इसका बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट शेयर इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी प्रोडक्ट से कैश एक वक्त तक आता रहता है और एक वक्त आने के बाद कैश आना ख़त्म भी हो सकता है। तो इस ऐसी प्रोडक्ट का ऐसे आने वाले कैश जो है उसको कहीं और इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। क्वेश्चन मार्क होता है कि ऐसी प्रोडक्ट या बिज़नेस के ग्रोथ तो उसकी बहुत है लेकिन मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा, तो यही एक सवालिया निशान भी होता है कि ग्रोथ हो रही है तो फिर शेयर क्यों नहीं मिल रहा।
और फिर एक ऐसी प्रोडक्ट भी आती है जो कि डॉग की कैटेगरी में फॉल करती है, यानी कि उसकी ना तो ग्रोथ होती ना शेयर होता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर या तो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है, या फिर उसको फिर कुछ किया जाए उसके साथ, उस स्ट्रेटजीज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हुए कि उसको डॉग से कैश काव वगैरह या स्टार वगैरह की तरफ उसको शिफ्ट किया जाए। अब ये क्लासिफिकेशन गाइड करती है रिसोर्स एलोकेशन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन के इन्वेस्ट किया जाए स्टार्स में, मेंटेन किया जाए कैश काउस को, या फिर डाइवेस्ट किया जाए डॉग्स को। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हम ट्रांसलेट करते हैं प्लान्स को एक्शनेबल स्टेप्स में, यानी कि प्लान तो बन गए लेकिन उनको एक्शन में लाया जाए। और ये किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट के थ्रू, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के ज़रिए। नाउ दी एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, ये इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है अपॉर्चुनिटीज़, मोबिलाइज करते हुए रिसोर्सेज और क्रिएट करते हुए वैल्यू, जो है इनोवेटिव वेंचर्स के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स प्ले करते हैं एक बड़ा रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंट्रोड्यूस करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल। और जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, उसमें शामिल है रिस्क टेकिंग, रेजिलेंस, क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजिक विजन। एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस जो है वो, उसमें अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, बिजनेस प्लानिंग, रिसोर्स एक्विजिशन और एग्जीक्यूशन। इनोवेशन जो है सेंट्रल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और डिफरेंशिएशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो आता है इनोवेशन से। एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में नेविगेट भी किया जा रहा, चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे कि फंडिंग कॉन्स्टेंट होना, मार्केट अनसर्टेनिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस का होना। और टूल्स जैसे कि लीन स्टार्टअप मेथडोलॉजी और बिजनेस मॉडल कैनवसेस जो है ये मदद करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को रिफ़ाइन करने में आइडियाज़ और मिनिमाइज़ करने में रिस्क। और सपोर्ट सिस्टम जो है उसमें हम देखें तो उसमें शामिल है इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, वेंचर कैपिटल नेटवर्क्स जो कि प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल रिसोर्सेज और मेंटरशिप। फॉस्टर करते हुए एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और लेवरेज करते हुए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैपिटलाइज कर सकती है एमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर, और क्रिएट कर सकती है सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस, और कंट्रीब्यूट कर सकती है सोसाइटल प्रोग्रेस में। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मैनेजरियल फंक्शन है जो कि स्ट्रक्चर करता है रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज़ को ताकि अचीव करें ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली। और इसमें शामिल होता है डिफाइन करना रोल्स, इस्टेब्लिश करते हुए अथॉरिटी रिलेशनशिप, और कोऑर्डिनेट करते हुए टास्क जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। और जो प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजिंग के, उसमें शामिल है यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग जो है वो बढ़ाती है क्लैरिटी, रिड्यूस करते हुए डुप्लीकेशन, और फॉस्टर करते हुए कोलेब्रेशन। डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजिंग का, डिटरमाइन करना है कैसे टास्क जो ग्रुप होते हैं और असाइन किए जाते हैं इंडिविजुअल्स को। अप्रोचेस जो होती हैं जॉब डिज़ाइन की, उसमें शामिल है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एम्फेसाइज करती है एफिशिएंसी जो है टास्क स्पेशलाइजेशन के ज़रिए, और बिहेवियरल अप्रोचेस जिनका फोकस होता है एम्प्लॉय मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन। अब टेक्निक्स जैसे कि जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, इनका एम होता है कि बढ़ाया जाए इंगेजमेंट और रिड्यूस किया जाए मोनोटोनी। और डिपार्टमेंटलाइजेशन फर्दर ऑर्गेनाइज करते हैं जॉब्स जो है यूनिट्स के अंदर, जो कि बेस करती है फंक्शंस, प्रोडक्ट्स, जोग्राफी या फिर कस्टमर सेगमेंट्स में, प्रमोट करते हुए स्पेशलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।